सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं करीबन 1 साल से फुली रॉ फूड की प्रैक्टिस कर रहा हूं और बीच बीच में आपसे अपने अनुभव शेयर करता रहता हूं, जिससे कि आप भी मोटिवेटेड हों और आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकें। तो पिछली वीडियो में मैंने एनिमा के कुछ लाभ आप लोगों को बताए थे कि मुझे किस प्रकार से लाभ हुए हैं और आप भी इस प्रकार से इनके लाभ उठा सकते हैं। रॉ फूड की जर्नी में अगर आप 50%, 60%, 70% रॉ फूड अपनाकर चल रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, लेकिन आप इस अच्छे फीलनेस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो एनिमा का यूज करना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले वीडियो में एनिमा के बारे में बताया गया था। एनिमा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के माइंड में होते हैं। जो लोग इस चीज़ को सीख चुके हैं, जो करते हैं, उनके माइंड में तो कम क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और जो इस जर्नी में नए हैं, रॉ फूड की जर्नी में, और एनिमा लेने की जानकारी जिनको बहुत कम है, उनसे रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, जिनके आंसर मैं देना चाहूँगा आज की ही वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। तो आइए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, एनिमा किस समय लेना चाहिए? सवेरे लें, दोपहर लें, शाम लें या रात को लें? आंसर है कि एनिमा आप 24/7 कभी भी ले सकते हैं, चाहे सवेरे लें, चाहे दोपहर लें, चाहे शाम लें या रात को लें। इसमें कोई भी टाइम की लिमिट नहीं है कि इस समय ही आपको लेना है। जब भी आप फील करते हैं कि मैं फ्री हूँ, मेरे पास टाइम है और मुझे ज़रूरत है, जिस समय आपको ज़्यादा ज़रूरत है एनिमा लेने का, आपको फील होता है कि इस समय मुझे ले लेना चाहिए, तो आपको उस समय ले लेना चाहिए। टाइम की इसमें कोई भी बाउंडेज नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि खाना खाने के कितना समय बाद एनिमा लिया जा सकता है? तो इसका आंसर है कि एनिमा कभी भी लिया जा सकता है। अगर आपने अभी खाना खाया है तो अगर आप 2 या 3 घंटे रुक जाते हैं तो ये ज़्यादा बेटर है। अगर आपको लगता है कि आपको पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा कब्ज़ है या गैस है या आपको अनकम्फर्ट फील हो रहा है, तो आप खाना खाने के तुरंत बाद भी एनिमा ले सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन उठता है, जो क्वेश्चन मेरा भी था खुद का, ये लोगों को उठता है कि ये बहुत अजीब क्रिया है, हाउ कैन आई डू दिस? तो ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में भी उठ सकता है, तो आप निश्चिंत रहें। तो जैसे ही आप इसकी शुरुआत करेंगे, शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसके असीम लाभ देखेंगे तो आप खुशी से झूम उठेंगे कि ये मुझे क्या बता दिया, और आप उस व्यक्ति को जीवन भर धन्यवाद देते रहेंगे, हाथ जोड़ते रहेंगे, जिसने भी आपको एनिमा के लिए मोटिवेट किया या इसको सिखाया। तो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि कितना पानी हमें एनिमा के थ्रू अंदर पेट में लेना चाहिए, इंटेस्टाइन में? तो आंसर है कि शुरुआत में आपको 200 से 250 ml पानी ही एनिमा के थ्रू अंदर लेना चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे आप इसे बढ़ाकर, अगर आपकी क्षमता है तो इसे आधा लीटर या पौना लीटर तक कर सकते हैं। कई एक्सपर्ट इसमें 1.5 लीटर तक भी पानी को लेने की सलाह देते हैं। ये आपके अपने अनुभव के आधार पर ही आपको जज करना है, लेकिन जब मैं रिकमेंड करूँगा वो यही करूँगा, 200 से 250 ml इज़ इनफ। लेकिन जैसे जैसे आप पुराने हो जाते हैं तो आधा लीटर, 1 लीटर तक भी आप पानी ले सकते हैं। इसमें एनिमा विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। तो 250 ml इज़, जिसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा। आधा लीटर, पौना लीटर या 1 लीटर तक भी आप ले सकते हैं, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। जब आप बहुत पुराने हो जाएंगे तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि अब मैं कितना पानी लूँ। ये आपके अपने अनुभव सिद्ध हो चुका होगा आपको, और आपको खुद ही ये पता चलेगा कि मुझे कितना पानी लेना चाहिए, कितना पानी मुझे लेने की ज़रूरत है। फिर आपका ये क्वेश्चन निराधार रह जाएगा, लेकिन शुरुआत आपको 250 ml से ही करनी है। पांचवा क्वेश्चन है जी, हम जैसे ही पानी अंदर लेते हैं हम रोक नहीं पाते, वो तुरंत ही बाहर निकल जाता है। तो आंसर ये है कि पानी अगर होल्ड नहीं हो पाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तुरंत बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी आदत बनती जाएगी वो धीरे धीरे होल्ड होने लगेगा।
शुरुआत में हम ज़्यादा पानी नहीं ले पाते हैं, अंदर पानी होल्ड नहीं हो पाता है क्योंकि आंतें मल से भरी पड़ी होती हैं, तो पानी जाने की जगह ही नहीं होती और पानी तुरंत बाहर आ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है, धीरे धीरे अभ्यास से आपको ये आदत पड़ जाएगी, मल धीरे धीरे साफ होने लगेगा और पानी थोड़ा थोड़ा होल्ड होने लगेगा। छठा क्वेश्चन है कि कैथेटर के पाइप को आनस के अंदर कितने अंदर तक डालना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि 2 से 3 इंच कैथेटर के पाइप को आप अंदर तक डाल सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा या कम होगा तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है, इतना आप डाल सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि कैथेटर के सिरे पर तेल रब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आपको अपना निर्णय लेना है कि अगर आपको वो चुभन करता है या मुश्किल से अंदर जाता है तो आप थोड़ा सा कोई भी ऑयल रब कर सकते हैं, उसमें ग्लिसरीन लगा सकते हैं, क्रीम लगा सकते हैं, जिससे वो आसानी से अंदर जाए। ये आपको जजमेंट करना है और आप इसमें लगा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 8वां क्वेश्चन है कि पानी की धार को कितना तेज रखना है, कितना तेज़ी से पानी हम अंदर ले सकते हैं। तो आपको पानी की धार इतनी ही तेज़ रखनी है जिससे कि 1 से 2 मिनट के अंदर हमारा 250 ml पानी ही जाए। इससे ज़्यादा तेज़ धार शुरुआत में ये आपको यूज नहीं करनी है। हाँ, आप पुराने हो जाते हैं तो आप धीरे धीरे उसके प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। और हाँ, अगर आप ज़्यादा पानी अंदर लेते हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि 1 लीटर पानी आपके अंदर करीबन 3 से 4 मिनट से पहले नहीं जाना चाहिए, तो उसे 3 से 4 मिनट लगने ही चाहिए। बाद में जब आप अनुभवी हो जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा मुझे कितने प्रेशर की ज़रूरत है, इसमें कितने प्रेशर से कितना पानी कितनी देर में जाता है, तो आप अनुभवी हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। शुरुआत में कम प्रेशर ही यूज करना अच्छा रहता है। 9वां क्वेश्चन है कि पानी कई बार अंदर चला जाता है फिर वो बाहर ही नहीं आता है। तो इसका आंसर ये है कि शुरुआत में ऐसा होता है, कई बार हमारी आंतें सूखी हो चुकी होती हैं कि 200 ml हमने पानी लिया तो वो अंदर ही चला गया और वहीं पर वो सोख लिया गया आंतों के द्वारा। इसके बाद आप दोबारा एनेमा लें तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आपको प्रेशर आ गया है। इसमें दूसरी बात यह है कि आप पानी ले चुके हैं दूसरी बार भी और फिर भी आपको प्रेशर नहीं आता है। आप आधा लीटर पानी अंदर ले चुके हैं फिर भी आपको प्रेशर नहीं आ रहा है, तो आप खड़े हो जाएं और थोड़ा सा कदम ताल करने लगें या हाथों को ऐसे साइडों में ऐसे ऊपर ताड़ासन करें और ऐसे करने लगें और बीच बीच में थोड़ा सा आप बॉडी को ऐसे ऐसे हिला लें। तो इससे होगा क्या कि आपको आसानी से प्रेशर आ जाएगा। अगर आप 5-10 मिनट तक होल्ड हो रहा है पानी तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और अगर उसके बाद भी अगर आपको प्रेशर नहीं आ रहा है तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। 10वां क्वेश्चन है कि लोग पूछते हैं कि क्या एनेमा लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर ये है कि जब हम घर में सफाई कब करते हैं, जब घर में गंदगी हो जाती है। तो जब भी आपको फील हो कि मेरी आंतों में गंदगी हो गई है, मुझे एनेमा की ज़रूरत है, और आपको एनेमा ले लेना चाहिए। लेकिन शुरुआत में जिन्होंने कभी एनेमा नहीं लिया है उनको इस जर्नी में शुरुआत में रेगुलर कम से कम 6 महीने तक एनेमा लेना चाहिए। 1 महीना तो रोज़ ही लेना चाहिए 2 टाइम, और बाद में इसे 1 टाइम करके करीबन 6 महीने तक इसको लेना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका महीने 2 महीने में ही पूरा कॉलम साफ़ हो जाएगा, पूरे इंटेस्टाइन बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। कई लोग ऐसे होंगे जिनकी इतनी गंदगी है जिनको 20 महीने भी लग सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सफाई कितनी अच्छी तरह हुई है एनेमा के थ्रू, और आपका मल कितना पुराना है, कितना जड़ जमा चुका है, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर। तो ये डिपेंड करेगा अलग अलग व्यक्ति पे कि कब कितना समय तक इसे लेना है। लेकिन जब आप पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं तो हफ्ते में इसे 2 बार ले सकते हैं, 15 दिन में 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए है जो फुल्ली रॉ फूड या 80% रॉ फूड को अपनाए हुए हैं। लेकिन जो लोग कुक फूड खाते हैं, जो नेचुरल आहार नहीं लेते हैं, पका हुआ ज़्यादा खाते हैं, तो उनको करीबन रोज़ ही एनेमा का यूज करना पड़ेगा। मेरे को इस जर्नी में करीबन 1 साल हो गया है, तो मैं हफ्ते में करीबन एवरेज 2 बार एनेमा का यूज करता हूँ, 2 या 3 बार। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अभी तो आप एनेमा का रोज़ यूज करें जब तक कि कोई बीमारी है, और लेकिन जब पूर्ण स्वस्थ हो जाएं तब आप हफ्ते में 2 या 3 बार या 15 दिन में 2 या 3 बार एनेमा का यूज करें। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आप फुल्ली रॉ फूड डाइट या 80-90% फुल्ली रॉ फूड डाइट खाएँ।
11वां क्वेश्चन है, एक दिन में कितनी बार एनिमा लेना चाहिए और एक समय में कितनी बार लेना चाहिए। अगर आपको क्रॉनिक डिसीज़ है तो आपको ये रोज़ ही लेना चाहिए और रोज़ करीबन 3 समय लेना चाहिए, सवेरे, दोपहर और शाम को। एक समय में जैसे सवेरे आप लेना चाहते हैं तो उस समय कम से कम तो आपको 2 बार लेना चाहिए। 3 बार भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम। तो 2 बार या 3 बार सवेरे, दोपहर, शाम, तो ये आपका करीबन 8 से 10 बार एनिमा हो जाएगा। तो क्रॉनिक डिसीज़ में ये मस्ट है कि एनिमा का यूज युद्ध स्तर पर किया जाए। लेकिन आपकी नॉर्मल बीमारियां हैं तो आप इसको सवेरे और शाम को 2 बार ले सकते हैं। और जब आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, आप नॉर्मल स्टेज पर आ जाते हैं, तो आप रोज़ 1 बार ले सकते हैं, हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी सफाई हो चुकी है और कितना आप रॉ फूड का यूज करते हैं। कई लोगों का आहार ऐसा होता है कि उनको बिल्कुल भी एनिमा की यूज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो मेरे जैसे हैं, जो फुल्ली रॉ फूड डाइट अपनाए हुए हैं, उनका ऑटोमेटिक पेट साफ़ रहता है। उनको ये क्वेश्चन ही नहीं उठता कि पेट साफ़ करना है या होने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को एनिमा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो एहतियातन तौर पर हफ्ते में या 15 दिन में 1-2 बार ले लेते हैं। तो मैं भी हफ्ते में एनिमा 2 बार ले ही लेता हूँ, कभी कभार 15 दिन तक भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं फील ही नहीं करता हूँ मुझे ज़रूरत है एनिमा की। तो ऐसा ही अनुभव आपके साथ होगा, डिपेंड करेगा कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना शरीर में ज़रूरत है एनिमा की। 12वां क्वेश्चन है कि एनिमा पोर्ट में पानी और पानी के अलावा क्या क्या डाला जा सकता है एनिमा लेने के लिए। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप सादा पानी यूज करें, सर्दियाँ हैं तो हल्का गर्म पानी यूज करें। कई लोग नमक डालकर यूज करते हैं, कई लोग नीम की पत्तियां डालकर यूज करते हैं, कई लोग नींबू डालकर यूज करते हैं। तो वैरायटी रूप से लोग इन चीज़ों को यूज करते हैं। लेकिन जब भी आपको पानी के अलावा दूसरी चीज़ों की यूज करना है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह में ही आप इसे यूज करें। तो मैं सबको यही कहूँगा कि नॉर्मल पानी ही आप लें, चाहे वो हैंडपम्प का हो, चाहे कुएं का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे टूटी का हो, चाहे एक्वागार्ड का हो, कोई भी पानी आप इसमें ले सकते हैं। नॉर्मल पानी ही आपका 100% रिजल्ट देगा, इसमें आपको अति करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल पानी से ही आप कीजिए। 13वां क्वेश्चन है कि जब हम बाहर मेहमान नवाजी में जाते हैं, बाहर रिश्तेदारी में जाते हैं 15 दिन के लिए, महीने के लिए, तो वहाँ ये करना संभव नहीं हो पाता है। तो उनके लिए आंसर ये है कि सफ़र के लिए या बाहर हम जाते हैं उसके लिए विशेष एनिमा पोर्ट आता है जो कि फोल्डिंग एनिमा पोर्ट होता है। ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, उसको मंगा कर रख सकते हैं, वो फोल्ड हो जाता है और बड़ी आराम से वो पैकिंग में आ जाता है। तो उसको आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं और कहीं भी यूज कर सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि एनिमा के कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बशर्ते कि आप एनिमा का यूज करते समय 250 ml पानी का ही यूज करें शुरुआत में। दूसरी बात जो ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि आपका पानी का प्रेशर कम हो, स्लो प्रेशर में ही आपका पानी अंदर जाना चाहिए 1 से 2 मिनट के अंदर। तो आपको और कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 15वां क्वेश्चन है, क्या छोटे बच्चों को भी एनिमा दिया जा सकता है कब्ज की हालत में जब उनको ज़रूरत हो? आंसर है हाँ, बिल्कुल दिया जा सकता है। जब भी उनको कब्ज हो आप दे सकते हैं, लेकिन आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो आपको 50 ml से ज़्यादा पानी उनको नहीं देना है। दूसरी बात है जो कैथेटर आता है, जो पाइप आता है सिरा, उसका आप 6 mm या 8 mm का ही आपको यूज करना है, पतले वाला ही आपको यूज करना है। 2 बातें आप ध्यान रखेंगे तो बच्चों को भी आप इसे दे सकते हैं, बच्चे भी अच्छा फील करेंगे। 16वां क्वेश्चन ये है कि क्या पूरे परिवार के लिए अलग अलग एनिमा पोर्ट खरीदना पड़ेगा या एक से ही काम चल जाएगा? तो आंसर ये है कि आप एक ही एनिमा पोर्ट खरीद सकते हैं, लेकिन जो आगे लगाने वाली कैथेटर पाइप होती है वो सबको सेपरेट अपनी अपनी अलग अलग लेनी चाहिए। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान में रखने वाली महत्वपूर्ण बात है। 17वां क्वेश्चन है कि एनिमा पोर्ट और उसकी पाइप की लाइफ कितनी होती है, उसको हम कितना लंबा समय तक यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि जो पोर्ट होता है उसको आप 4 से 6 महीने के अंदर चेंज कर दें। दूसरा जो कैथेटर पाइप होती है उसको आप 1 से 2 महीना यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। और यही रिकमेंड किया जाता है कि मैक्सिमम आपको इसे
3 महीने में तो कैथेटर पाइप को चेंज कर ही देना चाहिए। और जब भी आप इसे यूज करें, इसे साबुन से धोकर अच्छे से सुखाकर रख देना चाहिए। सबको अपना अलग अलग यूज करना चाहिए। 18वां क्वेश्चन ये है कि जब भी हम पानी अंदर लेते हैं तो ये आसानी से अंदर नहीं जाता, रुकता नहीं है, होल्ड नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर ये है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जैसे कि घोड़े को आपने देखा होगा, वो अपनी लीद करने के बाद गूदा को संकुचन करता है, अंदर बाहर। जब भी आपने देखा होगा, आप सफ़र में हैं, कहीं बाहर हैं, घर से बाहर हैं, जहाँ पे लैट्रिन की सुविधा नहीं है, तो आप क्या करते हैं, अपने आनस को, अपने गूदा द्वार को ऊपर की ओर खींचते हैं। तो यही क्रिया आपको, इसको अश्विन क्रिया भी कहते हैं, यही क्रिया आपको पानी लेने के दौरान दोहरानी है। जब भी पाइप आप अंदर डालेंगे, उसके दौरान आप जब भी पानी अंदर जाता रहता है तो आपको ये अश्विन मुद्रा करते रहना है। इससे होगा क्या कि धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ने लगेगा और पाइप आपकी स्थिर रहेगी। तो इससे आपको मदद मिलेगी पानी को होल्ड रखने में और ज़्यादा समय तक पानी को रोकने में। दूसरा, ये अश्विन मुद्रा बहुत सारे शरीर के लाभों को करती है, वो लाभ भी आपको इसके द्वारा मिलेंगे। 19वां क्वेश्चन है कि पाइप को जैसे ही आप अंदर डालते हैं, पानी अंदर जाने लगता है, तुरंत ही पाइप बाहर आ जाता है। तो इसके लिए आंसर है कि जब भी आप पाइप यूज कर रहे हैं तो कौन सा पाइप आप यूज कर रहे हैं, कैथेटर वाला, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर आप प्लास्टिक का पाइप यूज कर रहे हैं तो वो बड़ी तेज़ी से बाहर आ जाता है, क्योंकि प्रेशर होता है पानी का और उसका होल्डिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो रबड़ वाली पीली पाइप होती है कैथेटर वाली, वो वाली आप यूज करें। वो स्थिर रहती है और पकड़ बनाती है। अगर आप उसे यूज करेंगे तो वो जल्दी से बाहर नहीं आएगी और आपको इसमें मदद मिलेगी। 21वां क्वेश्चन है कि डायलिसिस और किडनी के रोगी को एनीमा का यूज करना चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर ये है कि जब भी आप एनीमा का यूज करेंगे, स्पेशली डायलिसिस या किडनी के रोगी, वो 250 ml, 200 से 250 ml से ज़्यादा पानी नहीं लेंगे, प्रेशर बहुत स्लो रखेंगे, वो निसंकोच होकर इनको ले सकते हैं। इसका उनको लाभ ही होगा। अगर वो ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा पानी लेंगे तो इससे उनको हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है या दूसरी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पानी थोड़ा लेना है, आप इजीली से ले सकते हैं। अब 22वां बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये किसी के भी माइंड में आ सकता है और आपसे भी ये कोई भी पूछ सकता है कि जब प्रकृति ने हमको निष्कासन के लिए नेचुरल ऑर्गन्स दिए हैं तो हम अप्राकृतिक अननेचुरल प्रक्रिया क्यों अपना रहे हैं पेट को साफ करने के लिए, तो इसे हम क्यों करें। तो इसका आंसर ये है कि भाई साहब, आपने अब तक पूरा अप्राकृतिक जीवन जिया है, जिसके कारण पूरे शरीर गंदा हो गया है, पेट में गंदगी जमा हो गई है, कॉलम बिल्कुल सड़ गई है, इसमें गंदगी का अंबार लग चुका है। जब अप्राकृतिक खान पान आपने शुरुआत से अपनाए हुए हैं तो उसके लिए लोहे को काटने के लिए लोहा ही यूज होता है। तो इसीलिए आपको अप्राकृतिक आहार से की गई गलतियां को सुधारने के लिए इस क्रिया को करना आवश्यक है। अगर आप अब तक प्राकृतिक ढंग से जीवन जी रहे होते, अच्छा आहार आपने किया होता, नेचुरल आहार, रॉ फूड खाया होता, नेचुरल डाइट आपने फॉलो की होती, नेचुरल आहार विहार रहन सहन आपने अपनाया होता, तो आपको एनीमा की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही मैं आपको रिकमेंड करता। पर जबकि आपने अपने शरीर को बिल्कुल ख़राब कर लिया, रोगों से ग्रस्त कर लिया है, अपने आंतों में गंदगी का अंबार लगा दिया है, तो मैं यही कहूँगा कि इस शैली को अपनाना ही एकमात्र रास्ता है जिससे आप बच नहीं सकते। और ये अपनाना कोई गलत बात नहीं है, ये बहुत ही निर्दोष क्रिया, इसे कोई भी कभी भी ले सकता है, सीख सकता है। 2 बातें मैं आपको अवश्य नोट करने वाली बता देता हूँ। पहली बात कि जब भी आप उपवास करते हैं, चाहे पानी पर या निर्जला या फ्रूट जूस पर, तो आपको अवश्य ध्यान रखना है कि एनीमा आपको लेना अवश्यम भावी जरूरी है ही है। अगर आप इसमें एनीमा नहीं लेते हैं तो ये अपने आप से दुश्मनी करने वाली बात है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। आप सोच रहे हैं कि उपवास से मेरे को फ़ायदा होगा, बल्कि इससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि वो गंदगी जो आपकी बड़ी आंत में रुकी हुई है वो ब्लड को ऑटोमेटिक गंदा करते रहेगी। उपवास के दौरान आप अच्छा फील नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको उपवास के दौरान एनीमा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनीमा नहीं लेते हैं तो उपवास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात,
कई लोग एनिमा का गलत उपयोग करेंगे, अपने खान पान को ना सुधार कर वो जो मर्जी उल्टा सीधा खाएंगे और जब भी कॉर्नल में गंदगी होगी, कब्ज होगी, उसको वो एनिमा से साफ़ करते रहेंगे। वो सोचेंगे कि हमारे लिए एक सही साधन मिल गया है, लेकिन ये बहुत ही गलत है, अपने शरीर से हिंसा है। गलत खान पान के द्वारा शरीर को गंदा करना और फिर एनिमा से साफ़ करना, ये एक गलत आदत है। आपको अपनी आदतें सुधारनी होंगी। पहली बूटी है हमारी संजीवनी बूटी है प्राकृतिक आहार, अपक्व आहार, कच्चा आहार, और दूसरी जो हमारी संजीवनी क्रिया है जो हमारी एनिमा। तो इन दोनों का यूज करके आप जीवन को अपना सफल बना सकते हैं। तो प्राकृतिक आहार के पथिकों आगे बढ़ते रहो, प्राकृतिक आहार को अपनाते रहो, परसेंटेज अपनी प्राकृतिक आहार की बढ़ाते रहो। 20% हो तो 30 पे पहुँचो, 30 हो तो 40 पे पहुँचो, 50% पे हो तो 60 पे पहुँचो, 60 पे हो तो 80 पे पहुँचो। 80-90% भी आप पहुँच जाएंगे तो बहुत अच्छी आपकी ये जर्नी की लाइफ चलेगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मैं कई वीडियोस में ये सारी चीज़ें नहीं डालना चाहता था, तो इसलिए एक ही वीडियो बना दिए। जिसको इसकी चाह है, सीखना है, जिसका इंटरेस्ट है, वो कितनी भी बड़ी वीडियो हो वो अपने इंटरेस्ट से देखता है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट्स ज़रूर करें। अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कराएं। तब तक के लिए हम फिर से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।